चुनाव आस्था के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और देश के हर हिस्से से हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं। इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है ये सब कुछ आपको अपडेट करेंगे। मौसम में दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आज नेशनल लेवल की जो भी बड़ी खबरें हैं वो आपको बताएंगी, पहुंचाएंगे, अपडेट करेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त अभिषेक मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और पटना बिहार से रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं उत्तर प्रदेश से। अभिषेक, इस वक्त यूपी में बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो अभी अपडेट कर दीजिए, क्योंकि हम एक हफ्ते का लगभग हम डेटा ये दर्शकों को हम रखते हैं। तो इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर और एक हफ्ते, चूंकि पूरा जो इम्पैक्टफुल जो खबरें हैं, उठापटक है समाजवादी पार्टी से लेकर जो सीट अभी फाइनल नहीं हो पा रही है, बीजेपी कितना आगे निकल रही है चुनावी प्रचार में, ये सब कुछ बता दीजिए। और कुछ सीटों पर जो एसपी ने जो टिकट दिए थे वापस ले लिए, फिर किसी और को उतारा, विश्वास की कहां कमी है, सब कुछ बता दीजिए जल्दी। देखिए, बिल्कुल यूपी में चुनाव प्रचार एक तरफ जोरों पर है। पहला चरण को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो जमीन पर नजर आ रही है। बीजेपी का मेगा कैंपेन है। अमित शाह से लेकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन, दोनों डिप्टी सीएम, पूरे पावर पैक मेगा कैंपेन इस वक्त यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो वह दूसरी तरफ अगर आप अवध की तरफ आएंगे, क्योंकि वहां पर तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होना है, तो वहां टिकटों को लेकर के समाजवादी पार्टी में अभी फिलहाल जो है अभी रसाकशी थोड़ी दिख रही है। ये जरूर है कि जिस तरीके से हमने देखा था शुरुआती तौर पर रामपुर और जो एसटी असम की सीट मुरादाबाद, वहां पर टिकट बदले, उसके बाद में रिजाइनमेंट आया, लेकिन उसके बाद में कई और फैसले अखिलेश यादव ने बदले हैं, जिसमें कई और सीटों को लेकर के बदलाव दिख रहा है। मेरठ में बदलाव दिख रहा है। इसके अलावा जो है बाकी सीटों में भी बदलाव है। सुल्तानपुर की सीट जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है समाजवादी पार्टी ने भी निषाद को उतारा, लेकिन यहाँ पे भी संभावना जताई जा रही है कि राम भुवन निषाद हो सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली तो ये रणनीति अपनाई थी, लेकिन सबको साथ लेने के चक्कर में और जो फीडबैक अखिलेश यादव को मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है वो तय नहीं कर पा रहे। तभी जिस तरीके से उन्होंने पहले हाथ आगे बढ़ाते हुए पहले सीटों की घोषणा कर दी, लेकिन बाद में जब काडर में विरोध हो रहा है, कई प्रत्याशियों का, कई समीकरण बदलते हुए, बिखरते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं उनको फैसला लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का जो दो सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, यहाँ पर अभी भी जो है संदेह बना हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने कल अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन आज हम अमेठी हमने वहां जायजा भी लिया। लोगों में एक सेंटीमेंट है, वो चाहते हैं कि गांधी परिवार इस चुनाव में उतरे, उनका ही कोई प्रतिनिधि इस चुनाव में उतरे। तो ये देखना रोचक होगा। आज बैठक भी ली है, यहाँ पर राजेश तिवारी जो कि महासचिव है कांग्रेस के, वो मौजूद थे। काडर तैयारी कर रहा है, तो कांग्रेस भी अपनी इन 2-3 सीटों में कहीं ना कहीं मैदान में नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर है, प्रत्याशी को लेकर संशय। यहाँ भी कैसरगंज से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मान नहीं रहे कि उनके परिवार या किसी करीबी को ये टिकट मिले, तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी पार्टी आलाकमान को, बीजेपी को 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से इतने दिनों से लगातार चुप है, कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन अभी तैयारी कर रहे हैं, रोज सम्मेलनों में जाते हैं, तो वो भी एक तेज फंसता हुआ जरूर नजर आता है अगर ब्रजभूषण वो टिकट नहीं पाती है। तो लबोलुबाब ये है कि प्रचार मोड में ज्यादा है, बीजेपी अपनी पूरी एनर्जी को वहां केंद्रित कर रही है, लेकिन जो प्रत्याशियों को लेकर के संशय था खास तौर पर कांग्रेस का, वो अभी जो मैंने कहा 2 सीटों पर है। समाजवादी पार्टी के करके तमाम सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है। यही कारण है कि थोड़ा सा समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले पीछे अभी तक इस चुनाव में प्रचार और उम्मीदवारी दोनों के लिहाज से अभी तो नजर आ ही रही है। ठीक है अभिषेक, अब हम चलते हैं अब दिल्ली, मौसमी सिंह के पास। मौसमी, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र की बड़ी बातें क्या रही, और संजय सिंह जो बाहर निकले जेल से, तो इसके बाद से पार्टी के लिए कितनी संजीवनी का काम करेंगे वो, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे ले रही है, एलजी का भी इसमें जंग है, तो सिनेरियो भी पूरी दिल्ली की क्या स्थिति है, इस पर आप दर्शकों को जागरूक कर दे, अपडेट कर। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में तो आयाराम गयाराम नेताओं का मौसम चल रहा है। गौरव वल्लभ कांग्रेस छोड़ के गए, उससे पहले विजेंद्र गुप्ता गए, और लगातार इस तरह से जो स्थिति है, एक तरफ नेता अपनी साध रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा घमासान चल रहा है, और संजय सिंह को बेल मिलती है। इससे जो आम आदमी पार्टी की सियासी गर्मी है वो तेज हो गई है। उसकी आज जाहिर तौर पे कांग्रेस भी महसूस करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिल्ली में घोषित नहीं किए हैं।
तो आज सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक भी हो रही है, जिसमें दिल्ली के उम्मीदवारों पर मोहर लग सकती है। सुगबुगाहट तेज है कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ाया जा सकता है। और ये भी चर्चा है कि क्या अलका लांबा या फिर जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक दिया जा सकता है। तो जो सीटें हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली, ये कांग्रेस के खाते में गई हैं। वहीं लगातार बीजेपी का चुनावी प्रचार चल रहा है। बीजेपी लगातार आम प्रहार करने में लगी है। जाहिर तौर पे जिस तरह से लगातार कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कहीं ना कहीं सियासत भी उस पर खूब मची हुई है और लगातार जो सुनवाई होती है कोर्ट पे, उस पे सियासी संग्राम मचा रहता है। और आज तो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और अगर आप देखें हाथ बदलेगा हालात, कुछ इस तरह से इंडिकेट किया है कांग्रेस ने कि कांग्रेस पार्टी हालात बदलने वाली है। तो और दिलचस्प है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सियासी राहुल गलियारे गांधी में की लोग तस्वीर इसमें नजर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन मौसमी और पॉलिटिकल तंज भी कसा जा रहा है कि पहले कांग्रेस पार्टी खुद के हालात तो सुधार ले, फिर तो देश के हालात बदलेंगे। क्योंकि उनके जो लोग हैं वो टिक ही नहीं पा रहे हैं। वो आप खुद ही बता रही हैं, देख रही हैं लगातार रोज ऐसा चल रहा है कि आज कौन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेगा पता ही नहीं। लोग ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए ABCD इस तरह से। हाँ बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये तो बात सही है कि कांग्रेस धरातल पर है और एक रणनीति नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी में। ये बताया जा रहा था कि चलिए अब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है तो कुछ सियासी रूप से आक्रामक एक कैंपेन शुरू होगा कांग्रेस का। और कांग्रेस के हाल बहुत अच्छे नहीं है। मतलब जिस तरह से ये तमाम, अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा ही लीजिए आप, जहां जहां गुजरी उसके बाद एक झटका लगा। उसके बाद से अभी तक कोई बड़ा इस तरह का मंच, अभी रामलीला मैदान में भी जो रैली आयोजित थी वो आप द्वारा थी। तो कांग्रेस अभी तक विपक्ष को जुटाने में इतनी कारगर साबित नहीं हुई है। और कांग्रेस का ये कहना है कि अब मैनिफेस्टो हमारे हाथ में आ गया है, 11 करोड़ लोगों को हम ये गारंटियां डोर टू डोर पहुंचाएंगे। क्योंकि बीजेपी की एक तरफ डिजिटल कैंपेन है तो हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, क्योंकि हम बीजेपी की डिजिटल और इलेक्टोरल मशीनरी को मैच नहीं कर सकते। ये कांग्रेस अपनी रणनीति बता रही है। पर मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो पिछले बार के मैनिफेस्टो का ही एक छाप है, थोड़ा और आगे बढ़कर है, पर इसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है जो मुझे लगता है जो 2019 में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद दोबारा एक तरीके से नई खाकी के तौर पर पेश किया गया है। और ओपीएस का मैनिफेस्टो में ना शामिल होना अपने आप में जताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अपनी बड़े पोल प्लान्स को लेकर रीथिंक है। ठीक है मौसमी, हमने देख लिया है कि रोहित ने नेटवर्क ढूंढ लिया है, इनका ऑडियो विजुअल बहुत साफ आ रहा है और गांव कस्बे का खूबसूरत तस्वीर भी सामने आ रही है लेते हुए। पिछली बार जब रोहित जुड़े थे तो वहां बत्ती गुल हो गई थी, इस बार नेटवर्क गायब हो गया था, फिर भी कहते हैं बिहार में बाहर है, समझेंगे। लेकिन रोहित, आपसे पहले राजस्थान थोड़ा हम शरद के पास चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आज पहुंचे हुए थे, रैली भी की, संबोधित किया, विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया और साथ ही कुछ और भी समझेंगे। इसी के साथ शरद, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि रविंद्र भाटी नाम का एक काफी लोकप्रिय प्रत्याशी है, क्या वजह है कि उनके साथ इतनी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग घूमते हैं, बाद में बताइएगा। लेकिन पीएम से जुड़ी हुई पहले खबर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में हैट्रिक लगाने का 25 से 25, लेकिन 10 साल का एक लंबा समय गुजरा है और राजस्थान में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बेहतर प्रदर्शन करें और उसकी गुंजाइश दिखाई भी दे रही है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रदर्शन बेहतर करने की गुंजाइश से ज्यादा बीजेपी के खराब प्रदर्शन की गुंजाइश में अपनी गुंजाइश ज्यादा ढूंढ रही है। वो जो आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जानबूझकर उन इलाकों में आए जहां पर कमजोर है बीजेपी, खास करके जाट लैंड में। चूरू में गए, जहां पर आप देखेंगे कि चूरू के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 कांग्रेस जीती, 1 निर्दलीय और 2 मात्र बीजेपी। उसी तरह से कल चूरू जा रहे हैं, जहां पर भागीरथ चौधरी को फिर से टिकट दिया है। तीसरे नंबर पर थे वो विधानसभा चुनाव में सांसद रहते हुए, मगर फिर से टिकट दिया है। ये साहस बीजेपी कर सकती है और हनुमान बेनीवाल का इलाका है, वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावटी के इलाके में सैनिकों को साधते हुए नजर आए, जाटों को साधते हुए नजर आए। देवेंद्र झाझड़िया, अब जो एक पैरा ओलंपियन को पहली बार टिकट दिए है, वहां पर भावनात्मक कार्ड खेलते नजर आए। तो देखिए, उनके जो उनका कनेक्ट करने का स्टाइल है वो तो अनमैचेबल है।
वो छोटी छोटी चीजों को जितना ध्यान रखकर मंच पर कौन बैठा है, किससे कितना बात करना है और किसको दूर भगाना है ताकि जनता समझे कि देखो देश को भगा रहा है, तो वो इतना माइन्यूटली अध्ययन करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस अनमैचेबल है किसी भी राजनेता के लिए जो राजनीति में भी सक्रिय है। जहां तक रविंद्र सिंह भाटी की बात है, रविंद्र सिंह भाटी देखिए कई बार परिस्थितिजन्य नेता बन जाते हैं। वो परिस्थितियों के बनाए हुए, और एक नेता के लिए जाति और इमोशनल फैक्टर ये दोनों साथ हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि जातीय जुड़ाव और धार्मिक जुड़ाव ये इस देश में बहुत गहरा होता है। आप तमाम लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन ये है कि कुछ व्यक्तिगत विशेषता भी होती होगी, क्योंकि इतनी संख्या में लोग अगर आपको फॉलो करने लगे और लोग जाने लगे आपके पीछे, आपके झंडे लेकर घूम रहे हो भरी दोपहरी में, तो कुछ थोड़ी विशेषता होती होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि वो क्या है कि एक वैक्यूम होता है। उस वैक्यूम में बीजेपी ने भी जाट चेहरा आगे कर दिया कैलाश चौधरी, और कांग्रेस ने भी जाट चेहरा कर दिया उम्मेद राम बेनीवाल। तो बड़ा वोट बैंक जो है वहां पर मूल ओबीसी और राजपूतों का, उन्हें लगा कि एक वैक्यूम है। ठीक उसी तरह से यूनिवर्सिटी में जब ये गए तो वहां पर बीजेपी में गए थे यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी ने जगह नहीं दी, कांग्रेस ने जगह नहीं दी। तो एक अपना ऑरा इमोशनल क्रिएट कर लेते हैं वो कि देखो मुझे दोनों ने पूछा नहीं, जबकि मैं बेहतर नेता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं उनके भाग्य को साथ दे रही है। अब शिव में देखिए ना, 2 मुस्लिम उम्मीदवार हो गए, एक को 79,000 मिला और एक को 55,000 मिला। इसमें ये 4,500 से जीत गए, कोई बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं। 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के टकराव से मुस्लिम बहुल सीट पर जीत गए। तो यहाँ पर भी उनकी जो ताकत है, मूल ओबीसी 6 लाख करीब 2.5 लाख राजपूत हैं। अब उसमें कितना सेंध लगा पाते हैं ये दलित में और मुस्लिम वोट में, वो क्राउड देखिए उम्मेद राम बेनीवाल का भी कम नहीं आया था, लेकिन क्योंकि वो एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, उसके से 10 से 15,000 भीड़ कम रही होगी उम्मेद राम बेनीवाल की एक दिन पहले ही। तो वहां भी जाट बड़ी मुस्तैदी से उनके साथ जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के कैलाश चौधरी भी जाट ही हैं, जिनका कैंपेन नहीं शुरू हो पा रहा है ये 2 जातियों की लड़ाई में। तो उस तरह से देखिए, आप राजकुमार रोत को देख ले, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आदिवासी इलाके में एक नौजवान नेता रविंद्र सिंह भाटी की तरह एक समुद्र की तरह भीड़ लेके आता है। आप बांसवाड़ा के भीड़ को अगर देखें राजकुमार रोत की, तो वो भी एक विधायक है और युवा विधायक है, और आदिवासियों में उसने वही हालत कर रखी है कांग्रेस की जो रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी कर रखी है। कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर पा रही है, करें क्या? राजकुमार रोत ने इस तरह से वहां पर एक सैलाब खड़ा कर दिया है। तो ये नायक जो है ना, दमित इच्छाएं जो हैं वो नायक को खोजती है, और नायक परिस्थिति जन्य पैदा हो जाते हैं और कुछ समय तक रहते हैं। हमने हनुमान बेनीवाल को भी देखा है बहुत लंबे समय तक। मगर फिर भी राजस्थान की राजनीति में देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी निर्दलीय जीते और मीणा वोट बैंक का उनका एक चरम था। हनुमान बेनीवाल भी आरएलपी से जीते, मगर धीरे धीरे दोनों एक कांग्रेस गठबंधन में चले गए, एक बीजेपी गठबंधन में चले गए। बीजेपी में राजस्थान में निर्दलियों की राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा स्पेस दिखाई देता नहीं है। ठीक है, अब रोहित के पास चलते हैं। रोहित कब से मुझे लग रहा है हाईवे के आसपास खड़े हैं कहीं। रोहित, बिहार में क्या चल रहा है आपके यहाँ? सबसे इंटरेस्टिंग अभी आप ही का इलाका है, इसलिए आपके पास थोड़ा सा है, और दर्शकों को चाहिए कि चुनाव आज तक में बहुत गंभीरता के साथ थोड़ा सा हादसे भी हो जाए तो अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा बीच में हम करते रहते हैं कि थोड़ा माहौल बना रहे। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव वो क्या करा रहे हैं? वो अखिलेश प्रताप सिंह आपके कांग्रेस के अध्यक्ष स्टेट वाले कह रहे हैं कि भैया वापस ले लो, अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव रो तो रहे हैं मंच से, लेकिन हम ही नहीं भर रहे हैं कि वापस लेंगे क्या, कह रहे हैं मर जाएंगे पूर्णिया, छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब वो क्या रहा है वहाँ? और उन्होंने बीमा भारती को उतारी दिया आरजेडी ने, यानी कि सब ने मिलकर खेल कर दिया है क्या पप्पू यादव? देखिए, ऐसा लग तो रहा है आशुतोष की आरजेडी ने पूरी तरीके से पप्पू यादव को पैक करने का जो है प्लान बना लिया है, और उसी प्लान पर काम भी हो रहा है। जहां जहां से संभवतः पप्पू यादव लड़ सकते थे, जिन इलाकों से, उन तब सभी सीट जो है उन सभी इलाकों की वो आरजेडी ने अपने पॉकेट में रख ली है। पूर्णिया सीट भी आरजेडी के कोटे में चली गई। मधेपुरा, जहां से पप्पू यादव भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वो भी चली गई आरजेडी कोटे में। और उसके बाद सुपौल की सीट है, वो भी आरजेडी कोटे में ही चली गई है। यानी कि ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को
पॉलिटिकली जो है वो किस तरीके से खत्म किया जाए। और शायद यही वजह है, जब कल हम उनसे बात भी कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मेरा पॉलिटिकल मर्डर करना चाहते हैं। अब अच्छा। पॉलिटिकल मर्डर बहुत बड़ा एक इल्जाम लगाया, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन तो मिलके तो आए इशारों थे, में सबको गुरु जी से तो मिलके आए थे, लालू यादव से जिस दिन दिल्ली आ रहे थे तो आशीर्वाद लेकर आए तो थे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर विलय भी अब कर गुरु लिए। ने अब गुरु ने चेले की ही ले ली है। अब ऐसे क्या बताएं, आप बताइए। गुरु से मिलने गए हुए थे और गुरु ने ऐसी ऐसी शर्त रख दी, जैसा कि पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि चेले को समझ हाँ। में नहीं आया क्या करे। मुलाकात हुई रात में। अब मतलब गुरु ने दरअसल कांग्रेस के साथ ये विलय कर रहे थे, लेकिन मतलब आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी बातों का और एक अंडरस्टैंडिंग का विलय कर लिया। बिहार में अरे कांग्रेस के इसमें अंडरस्टैंडिंग कर हाँ, इसमें और कहानी और है। हाँ, इसमें कहानी और है जो रोहित की कहानी में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि दरअसल यहाँ पे भी खेला हो गया, दिल्ली में भी पप्पू यादव के साथ। कैसे? कभी संजय निरुपम ने कहा ही कि 5 पावर सेंटर्स हैं कांग्रेस में। तो पहले जब रोहित जानते हैं कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली पूर्णिया से, तो पप्पू यादव ने स्वागत के पोस्टर्स लगा लिए थे बड़े बड़े। और तब पूछा गया था वहां पे बिहार की कांग्रेस लीडरशिप से कि ये तो स्वागत कर रहे हैं, इनको ले लिया जाए। काफी समय से कवायद चल रही थी, तो दरअसल स्टेट लीडरशिप लगातार रोक रही थी। तो उन्होंने बाईपास करके फिर कुछ महीने बाद यहाँ पे ट्राई किया दिल्ली में। और बताया जा रहा है कि एक प्रियंका गांधी किया। आप जान ही रहे कि बार बार वही प्रियंका गांधी का वास्ता भी दे रहे हैं पप्पू यादव। तो वहां से बातचीत हुई और पप्पू यादव को रोहित बेहतर जानते होंगे। जिस दिन पप्पू यादव ने खुद ही ये ऐलान कर दिया, उनको शायद ग्रीन सिग्नल मिला होगा, पर कांग्रेस, हालांकि उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस में है, पर वो कांग्रेस की फंक्शनिंग से वाकिफ नहीं है। कांग्रेस जो है खिचड़ी को बिल्कुल ठंडा, खाना को बिल्कुल ठंडा करके खाती है। तो यहाँ ग्रीन सिग्नल जरूर पप्पू यादव को दे दिया था, लेकिन इससे पहले कि आरजेडी को मनाती कांग्रेस और थोड़ा सा कुछ आउटरीच करती, पप्पू यादव खुद ही ऐलान कर देते हैं कि वो आधे घंटे बाद कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उनकी पार्टी का विलय हो रहा है और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया नहीं तो कोई नहीं, पूर्णिया मेरी माँ है। तो उससे बाद उनके जो सियासी उतावलापन है, उससे मामला बिल्कुल बिगड़ गया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे तो वहां पे भी बिहार के शेर के नारे लगने लगे, तब मोहन प्रकाश को बोलना पड़ा ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो वो एक बड़ा बिहार का नेता कह रहा था कि खुद ही पप्पू यादव जो है यहाँ पे वो पचा नहीं पाएंगे कांग्रेस को। मतलब कांग्रेस में एक अनुशासन है, एक स्टाइल है, और पप्पू यादव का स्टाइल है कि मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं। ये दूसरे नेता का कहना था जो मंच शेयर कर रहा था, बड़ा खींचा हुआ था। तो ये चल रहा है। वो जो हमने स्टाइल सुना था वसीम, वो बाबू का स्टाइल है, पप्पू यादव का स्टाइल तो लोग कहीं भी नहीं देंगे, क्योंकि इनका स्टाइल ये है कि विलय करो, आत्महत्या टाइप का कर लो पॉलिटिकल, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला, बहुत सारी दिक्कत है। अब ये भी असमंजस में। हाँ आशुतोष, देखिए बात ये है ना, पप्पू यादव का जो काम करने का तरीका है ना, वो कांग्रेस में अगर आ जाते हैं ना तो कांग्रेस के नेताओं को ही 2 महीने के बाद वो खरा भली बुरी कहना शुरू कर देते, जो भला बुरा जो होता है। हाँ। जी। अब मैं ठेठ भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा हमारे बिहार के भी दर्शकों को दीजिए ना, ये चुनाव आज तक हर जगह देश जुड़ रहे हैं ना। तो समझे ना, पप्पू यादव का जो काम करने का तरीका है ना, देखिए हमने जो जानकारी है, वाले दर्शकों को भी हम जोड़े हैं, उनके लिए बहुत अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि देखिए बिहार में भी फिर 2 पावर सेंटर हो जाता है। अभी अखिलेश प्रसाद सिंह की चलती है, अब पप्पू यादव ऐसे है ना कि किसी को भी जिसको पे मौसमी करी में गरियाना शुरू कर सकते हैं। 2 महीने के बाद ही अखिलेश प्रसाद सिंह को भी हो सकता है गरिया देते, अगर चुनाव अगर हार जाती तो। सर गरिया रहे हैं। तो यही वजह है कि लालू ने क्या किया ना, देखिए लालू बड़े चालाक है। जिस दिन मुलाकात हुई ना लालू से उनसे, तो लालू ने उनसे कहा कि चुनाव लड़ना चाहते हो तो अपनी पार्टी का विलय मेरे साथ कर दो, यानी कि आरजेडी के साथ कर दो और मधेपुरा चुनाव लड़ जाओ। लेकिन पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। पप्पू यादव ने कहा नहीं, 1 साल से पूर्णिया में काम कर रहा हूँ, पूर्णिया ही से लड़ूंगा। तो पप्पू यादव ने कहा तो जाओ कांग्रेस से लड़ लो। अब वहां से तो उनको बोल दिया कि जाओ कांग्रेस से लड़ लो, लेकिन खेल तो लालू ने पहले ही कर दिया था। वो टिकट उनके मन में पहले ही से था कि पूर्णिया तो मुझे देना ही नहीं है कांग्रेस को। अब जब तक कांग्रेस का सदस्यता लेते वहां पे दिल्ली में जाकर पप्पू यादव, उससे पहले ही बीमा भारती को तो सिंबल थमा दिया था पूर्णिया का। अब वहां पे पप्पू यादव सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं इस उम्मीद में कि मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा। तब तक उसी दिन पप्पू यादव यहाँ बिहार में
लालू ने बीमा भारती को सिंबल भी बांट दिया। अब 5-7 दिन तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही कि बीमा भारती लड़ेंगी कि पप्पू यादव लड़ेंगे, कांग्रेस को सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन लालू तो इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उन्होंने तो सिंबल बांट दिया था। अब लालू ने जो किसी को सिंबल बांट दिया तो मुमकिन है कि वो वापस हो जाए, वो भी कांग्रेस के लिए असंभव है। तो वही खेल हो चुका था उनके साथ। अब कांग्रेस को भी देखिए, अब पप्पू यादव क्या है, अब ये जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, फिर क्या करेंगे? ये मैं इसी पर आ रहा था। अब यहाँ पे उनको हड़काया जा रहा है, कांग्रेस के नेता हड़का रहे हैं उनको कि भाई नामांकन वापस लो। अब ये हड़काना भी जो है एक तरीके से बोलिए तो एक कहीं ना कहीं पोस्टरिंग ही नजर आ रहा है। अब कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है ना, तो कांग्रेस दिखाएगी ना लालू प्रसाद को कि और आरजेडी को कि नहीं, मैं अपने नेता पर सख्त हूँ, मैं उनको हड़का रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि वापस लो वापस लो। तो कांग्रेस भी एक तरीके से पोस्टरिंग ही कर रही है यहाँ पे और कह रही है कि उनको नामांकन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कोई नामांकन मुझे नहीं लगता वापस होने वाला है। पप्पू यादव बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस रेस में और इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे आना उनके लिए अब संभव नहीं है। तो पूर्णिया में ही अभी कल भी था, आज भी था पूर्णिया में ही थोड़ी देर पहले, वहां पे जबरदस्त उनको लेकर एक उत्साह है। और देखिए पूर्णिया में क्या है ना, 4 बार निर्दलीय जीत चुके हैं, तो पप्पू यादव के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना पूर्णिया में कोई नई बात नहीं है। निर्दलीय रहते हुए वो 4 बार वहां से जीत के सांसद बन चुके हैं, एक बार फिर निर्दलीय लड़ेंगे। और पूर्णिया में क्या है कि लोग कैंडिडेट को वो पार्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कौन पार्टी से कौन लड़ रहा है और पार्टी का उम्मीदवार कौन है। वहाँ कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है और पप्पू यादव का यही है, मरनी पे हो, भोज पे हो, कहीं भी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, वहाँ पहुंच जाते हैं। आप एक फोन लगाइए रात में 2 बजे कि ऐसा ऐसा दिक्कत में है, पप्पू जी कहाँ है, बुलेट उठा के पहुंच जाएंगे वहां पर। तो इस तरीके की छवि वहां पे पप्पू यादव की बनी हुई है कि एक कॉल करो, पप्पू यादव 10 मिनट में अगर वो है पूर्णिया में तो आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। भाई जनता को क्या चाहिए? अब उनके कार्यालय में जाइए ना, जब उनके कार्यालय में आप चले जाइए, मैं वहीं पे था 2-3 दिनों से, अरे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में लोग फरियादी बैठे हुए हैं, सबके लिए फोन कर रहे हैं, इसका काम कराओ, उसका काम कराओ, इस सीओ को फोन करो, उस सीओ को फोन करो। मतलब मान लीजिए नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा? बिल्कुल बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और मुकाबले में नुकसान देखिए, अब मुझे लगता है ना पप्पू यादव कहीं बीमा भारती को तीसरे नंबर पर न छोड़ दें, क्योंकि नुकसान जो यहाँ पर होगा वो महागठबंधन ही का होगा। वो वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे? बीमा भारती का वोट काटेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसा ना हो बीजेपी फांसी मार ले? संभावना तो है, लेकिन ये भी हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर पप्पू यादव भी बाजी मार ले तो, क्योंकि वहाँ की छवि जो उनकी एक है ना वहाँ पे, वो बहुत मतलब अच्छे नेता की है। हालांकि बहुत सारे आपराधिक मामले पूर्व में रहे हैं, लेकिन अभी जो वो पिछले कुछ सालों में जब से बाहर है, वो अपनी छवि को बदलने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। बाहर में देख लीजिए कहाँ पहुंच जाते हैं वो, पैदल और पानी में डूब के। अब अगला एक फॉर्मेट हम लोगों ने शुरू किया है मौसमी, शरद जी और रोहित, आप में से कोई भी चाहे तो एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, कुछ भी अगर आपको लग गए तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं आखिरी के 2-3 मिनट में। जी कौन? शरद, आप चाहें तो मौसमी से सवाल कर सकते हैं या मौसमी चाहें कुछ भी। नहीं, मैं तो मौसमी से पूछना चाहूंगा कि क्या कह रही थी कि वो कांग्रेस के पास अब एक घोषणा पत्र आ गया है, अब जाकर ये हाथ में कुछ हो गया है तो आगे जी जान से तैयारी करेगी। क्या इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसके लिए तैयारी अभी तक बची हुई थी करने की, या फिर घोषणा पत्र पर आपको क्या लगता है कि भरोसा जनता करने जा रही है? क्योंकि भरोसे पर सब कुछ टिका हुआ है। कांग्रेस की समस्या भरोसा है और कोई नहीं है। थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, जब मान लीजिए पब्लिक कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रही तो उनके घोषणा पत्र पर कैसे कर लेगी? देखिए आशुतोष, आपका जो सवाल है उसका जवाब 2004 दे सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय भी इंडिया शाइनिंग चल रहा था। तो पॉलिटिक्स में 1 घंटा भी बहुत समय होता है और नतीजे क्या हैं इसका कुछ पता नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का, सब लोग ये भी जान रहे हैं, चर्चा चल रही कि 400 पार बीजेपी ने नारा क्यों दिया है। क्या वो वाकई में 400 पार बीजेपी एनडीए जा रही है या 370 पार बीजेपी जा रही है? तो ये देखिए परसेप्शन की लड़ाई है। और घोषणा पत्र की दिलचस्प कहानी तो मैं एक ऐसी सुनाती हूँ कि मैनिफेस्टो कमेटी जो है आपस में बैठी थी और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे चिदम्बरम साहब, बहुत ही जाने माने वकील और वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो पूरी खेमे बंदी हुई वहां पे और ये हुआ कि चिदम्बरम साहब से बात कौन करे।
कि जैसे कि अगर महालक्ष्मी में हमें 50,000 नहीं चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो जैसे ही उनसे पैसे की बात करते थे तो चिदम्बरम साहब कैलकुलेशन लेके बैठ जाते थे। शरद जी सुन रहे हैं ना आप? तो हाँ। कहते थे नहीं महालक्ष्मी में इतना ही होना चाहिए। फिर बात होती थी वहां पे कि किसान की योजनाओं का कुछ किया जाना चाहिए, वहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पैसा बढ़ाना चाहिए। तो हर बात पे वो कैलकुलेशन पर बैठ जाते थे कि हाउ डू यू नो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। तो एक एक करके मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम सदस्य चले गए। 3 मीटिंग के बाद एक बड़ा सदस्य ने बोला ही ओनली स्पीक्स, ही डजंट लिसन टू एनीबॉडी, तो वो भी चले गए। फिर तो एक और बड़े नेता थे जिनको पूरी ड्राफ्टिंग का दारोमदार था, तो उनको मनाया गया कि भाई आप हम लोग की बात कहिए, वरना तो यार इस कटनी छटनी में सब चला जाएगा मैनिफेस्टो से। फिर वो भी जो उनके नुमाइंदे थे वो भी चले गए। उसके बाद बचे चिदम्बरम साहब और मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स से फॉर्म भरते रहे, हामी भरते रहे और मैनिफेस्टो फाइनलाइज हो गया। तो ये है मैनिफेस्टो की कहानी। पर एक नेता ने ये भी बोला कि अरे डाल दीजिए, डालने में क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारी सरकार आने वाली है। जब उन्होंने मीटिंग में ये बोल दिया तो सारे लोग चुप सन्नाटे में सुनते रहे। इंटरेस्टिंग इनसाइड स्टोरी। और यही चुनाव आज तक की खासियत है जो अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलती, ये इनसाइड स्टोरी मौसमी दीदी। तो इसी के साथ क्या वाइंड सत्ता अप में किया इतना जाए? दिन रह गया है कि इतना दिन सत्ता में रह गया है कि वो सत्ता के में रहने के हिसाब से बजट बना रहे हैं। वो घोषणा पत्र नहीं, बजट तैयार कर रहे हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे अगर सत्ता में आ गए तो। बजट इस पत्र हिसाब से सोच रहे हैं। हालांकि देखिए और मौसमी सही कर रही है। और शरद जी, हाँ, हाँ मौसमी सही कर रही है। ये मैं जो कह रही हूँ 400 जबरदस्त 400 नॉट कर रहे हैं साउथ ना, डिवाइड था। चिदम्बरम साहब टॉक इन इंग्लिश, चिदम्बरम साहब टॉक इन इंग्लिश, और जितने सारे यूपी बिहार और नॉर्थ के हाँ। नेता थे दे ओनली टॉक इन हिंदी। तो चिदम्बरम साहब ने 2-3 ट्रांसलेटर रखे थे समझने के लिए, व्हाट इज शी सेइंग, व्हाट इज शी सेइंग, सबका सुन रहे थे वो। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कांग्रेस में एक मैं हमेशा कांग्रेस को क्या है कि ट्रेडिशनल हिंदूवादी पार्टी मानता हूँ। हिंदूवादी परिवार जैसा बिहेवियर है इनका। किसी को बाहर से लेते नहीं है, जन्म से ही हो सकता है कांग्रेसी। बीजेपी की तरह इस्लामिस्ट एक्सटेंशन पर विश्वास नहीं करते हैं, आओ हमारे में और मिल जाओ, हमारी तरह हो जाओ, मिलाते जाएं, क्षेत्र को बढ़ाते जाएं। उसी तरह से ये जो इनका पीढ़ीगत बदलाव है ना, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को या फिर दूसरे नेताओं को ये साथ रखते नहीं है। बीजेपी वाले चक्रवर्ती मास पे चल रहे हैं ना विस्तार। जैसे मोहन प्रकाश को लेके आए, पता नहीं मोहन प्रकाश से किसी को पूछिएगा आप कि धौलपुर में आखिरी चुनाव कब जीते थे राजस्थान में, तो राजस्थान के नेता भी भूल गए हैं कि राजस्थान के नेता हैं। बस दिल्ली में ही नेता बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मोहन प्रकाश को ले आए खोज कर यही अलायंस की बात करेंगे। इसी तरह चिदम्बरम को खोज के ले आए कि यही मैनिफेस्टो बनाएंगे। पीढ़ीगत बदलाव बहुत आसान नहीं है, जो कि हिंदू परिवारों में होता नहीं इतनी आसानी से, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जब तक बाप जिंदा रहता है, खाट पर बैठा बाप भी डिसीजन लेता है। ठीक है। तो इसी के साथ क्या वाइंड अप किया जाए? रोहित कुछ कहे कि तो नहीं कहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बस वही मौसमी जो कह रही किया जाए। थी, मौसमी जो कह रही थी कि बेगूसराय से तो कन्हैया कुमार नहीं लड़ रहे हैं, अब क्या दिल्ली से लड़ेंगे ना, यही खबर आ रही है। कन्हैया कुमार का दिल्ली से लड़ी हैं। तो आपने वहां से छोड़ दिया, वहां से इधर भेज दिया, तो अब यहाँ पर कॉम्पिटेट करने की कोशिश हो रही है। यहाँ तो जयराम रमेश से मिलना है किसी वेणुगोपाल से। लालू जी कभी चाहेंगे कि कन्हैया कुमार यहाँ ग्रो करे तेजस्वी के सामने? अब ये बताइए कि लालू जी तो कांग्रेस को कभी चाहेंगे कि कांग्रेस कोई सीट जीते भी और ग्रो करे? ये तो बताइए। वही बात है, इसीलिए कन्हैया कुमार की आज ये हालत है ना। और बहुत शानदार। और चलिए, यही चुनाव आज तक की खासियत है कि खुलकर यहाँ पर बातचीत होती है और हमारे जो सारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से, वो जुड़ते हैं और आपको जानकारी पहुंचाते हैं और इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। चलिए, राजस्थान से शरद जुड़े थे। शरद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। दिल्ली से मौसमी जुड़ी। मौसमी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी खबरों पर विश्लेषण करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए और थोड़ा माहौल और अति उत्तम करने के लिए। रोहित, आप नेटवर्क में पूरी तरह से आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों को बहुत विस्तार से आपने बताई, आपको बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर पहले अभिषेक भी यूपी से जुड़े थे, अभिषेक का भी शुक्रिया। और चलते चलते मौसमी क्या कह रही है जल्दी? हाँ, और ये पूछ रहे हैं जो आपने मुस्कुराते
कराते सारी खबर पूछी और बताई, उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, कहने के लिए, कॉम्प्लीमेंट 2 शब्द हमारे लिए कहने के लिए, और सभी दर्शकों का चलते चलते आखिर में आप सभी का बहुत आभार इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह है चुनाव आज तक। सभी का हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आभार। नमस्कार।